हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और हम जो सामान्य ज्ञान के जो महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे थे, अब तक 9 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। लगभग 900 प्रश्नों को कवर कर लिया है पिछले वीडियो में। आज हम 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम 1000 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाएगा। अगर वो वीडियो आप न देखें तो समय निकाल कर उस वीडियो को आप ज़रूर देखा करो। और ये जो सीरीज चल रही है ये आपके आने वाले कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जिस प्रकार लोगों में लिखा गया है कि इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है, इससे रिलेटिव सभी प्रश्न इस सीरीज में ऐड किए गए हैं। वीडियो को आप जरा सा भी स्किप ना करें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन रखा गया है कि इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है, इसमें सबसे अधिक जो लिफ्ट नहर है ये किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में है। सर्वाधिक लिफ्ट नहरें किस नहर परियोजना से? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। इसी के साथ दोस्तों बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट कि चूरू जिले के 175 गांवों को किस लिफ्ट नहर से पेयजल की आपूर्ति होती है? तो किस जिले के गांव है? चूरू जिले के हैं। और कितने गांव है? तो 175 गांव है। और ये जो लिफ्ट नहर पेयजल परियोजना है ये मंधेली सावा परियोजना है। कौन सी है दोस्तों? गंधेली सावा जो परियोजना है इसके द्वारा 175 गांवों को जलापूर्ति की जाती है। गजनेर लिफ्ट जो नहर है बीकानेर जिले में किस स्थान से प्रारंभ होती है? तो गजनेर जो लिफ्ट निकलती है बीकानेर जिले में, ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसी से निकलती है, गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना। और ये अमरपुरा नामक जो स्थान है यहाँ से प्रारंभ होती है। कंवर सेन लिफ्ट योजना किस जिले में है? तो बीकानेर में स्थित है। कौन सी लिफ्ट योजना? कंवर सेन लिफ्ट योजना। इसी के साथ बात करें तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर का नाम है। तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर का नाम पूछा जाए तो इसे जोधपुर लिफ्ट नहर भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है जोधपुर लिफ्ट नहर। और यही इसका मूल नाम पूछा जाए तो यह है राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। इसी के साथ बात करें दोस्तों, राज्य के किन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों का जल अरब सागर में मिलता है? तो पश्चिम तथा दक्षिण क्षेत्र की जो नदियां हैं उनका जल अरब सागर में मिलता है। बात करें राजस्थान का जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज, पश्चिम का जो क्षेत्र है यानी ये वाला क्षेत्र, और दक्षिण का जो क्षेत्र है यानी ये वाला क्षेत्र, और दक्षिण पश्चिम का ये जो भाग है यहाँ से निकलने वाली लगभग नदियों का जो जल है वो अरब जो सागर है यहाँ पर गिरता है। इसी के साथ बात करें तो वेदों के अनुसार जो नदी लुप्त हो चुकी है तथा अनुमान है कि मरुस्थल के नीचे प्रवाहित होती है वह नदी है, इसे कहा जाता है सरस्वती नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वेदों के अनुसार। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान में स्थायी जल की उपलब्धता किस नदी से सर्वाधिक है? तो स्थायी जल पूछा जाए तो वो चंबल नदी में सर्वाधिक उपलब्ध माना जाता है। इसी के साथ बात करें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात, आप देखो चू से चूलिया बन गया और चय से चित्तौड़गढ़ बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन मेथड काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसी के साथ बात करें दोस्तों कि राजस्थान चंबल नदी का प्रवेश किस जिले में होता है? तो सबसे पहले पूछा जाए तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है चंबल नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट। बालोतरा से आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण है। तो बालोतरा क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। और इस क्षेत्र के बाद ये जो लूनी नदी है जिसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है, और इसका जो खारेपन का मुख्य कारण है ये पूछा गया है। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है इसमें लवण की जो मिट्टी की अधिकता है, इस कारण से इसका जल है वो खारा हो जाता है। कहाँ से? बालोतरा के बाद। यानी बालोतरा से पहले लूनी नदी का जल जो होता है वो मीठा होता है और बालोतरा के बाद इसके खारेपन में वृद्धि होने लगती है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से निकलती है? तो हिमाचल की जो शिवालिक श्रेणी है, कौन से देश की प्रदेश की बात करें तो हिमाचल जो प्रदेश है इसकी जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। कौन सी नदी दोस्तों? घग्गर नदी निकलती है। चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिले की किस भाग कहलाता है? तो ये जो बांसवाड़ा जिले का भाग है और चित्तौड़गढ़ की जो प्रतापगढ़ तहसील है, इन दोनों का जो भाग है ये 56 प्रदेश कहलाता है। कौन सा दोस्तों? 56 प्रदेश। अब बात करें ये है हमारा दक्षिणी राजस्थान, और यहाँ पर जो बात करें ये जो क्षेत्र पड़ता है ये बांसवाड़ा है, और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये डूंगरपुर है।
इसी के साथ यहाँ पर बात करें तो ये वाला क्षेत्र है, ये कहलाता है बात करें प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में स्थित है, तो नागौर जिले में। नागौर जिले को कहा जाता है राजस्थान का मध्यवर्ती जिला। कौन सा जिला? राजस्थान के मध्य में स्थित अगर कोई जिला है तो वो कहलाता है नागौर जिला। इसी के साथ बात करिए तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर जिले को। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन। इसी के साथ बात करें तो सांभर, पचपदरा, डीडमना और कुचामन आदि खारे पानी की झीलें किस सागर के अवशेष के रूप में विद्यमान है, तो हम जानते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। सांभर जो जयपुर में पड़ती है, डीडमना नागौर में और कुचामन पड़ती है नागौर में, पचपदरा पड़ती है बाड़मेर में। पश्चिमी बालुका स्तूप के मैदान खारे पानी की झीलें पाए जाने का मुख्य कारण है, तो पश्चिम का जो क्षेत्र है जहाँ पर बालुका स्तूप के मैदान पाए जाते हैं और इसमें जो झीलें पाई जाती है इनका मुख्य कारण है खारेपन का। तो ये भूगर्भीय युगों में समुद्र का विस्तार यहाँ पर माना जाता है, इस वजह से यहाँ की जो झीलें हैं वो सर्वाधिक खारी मानी जाती है। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान का मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है। हमने देखा जो चूलिया जो जलप्रपात है वो चित्तौड़गढ़ में है। अब पूछा जाए दोस्तों कि मेनाल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो ये भीलवाड़ा में स्थित है। इसी के साथ बात करिए तो राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध स्थित है। जवाई बांध जो कि जवाई नदी पर बना हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पाली जिले में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सही परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील के कारण कराया गया, तो उदयपुर जिले में पड़ती है कोटड़ा तहसील और इस कोटड़ा तहसील को जल की आपूर्ति या फिर इस तहसील को जल की आपूर्ति के लिए सही परियोजना का निर्माण करवाया गया। भरतपुर नगर का निर्माण किस वर्ष संपन्न हुआ, तो भरतपुर नगर का निर्माण पूछा जाए दोस्तों तो ये 1906 में संपन्न हुआ। इसी के साथ इससे रिलेटिव पूछा जाए तो 1903 में क्या होता है, तो हमने देखा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी चुंगटिया लिखते हैं केसरी सिंह बार्ट। चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर स्थित है। इसी के साथ बात करें तो छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो झालावाड़ में पड़ती है। कौन सी? छापी सिंचाई परियोजना। काफी बार ये भी पूछा गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है, तो श्री कंवर सेन को माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर का जनक, नहर परियोजना का जनक माना जाता है। और कंवर सेन लिफ्ट जो सिंचाई परियोजना है ये बीकानेर में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। राजस्थान नहर परियोजना का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब पड़ा, तो ये पहले राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी, बाद में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम दिया गया, तो ये 1984 में दिया गया। राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर बनी हुई है, तो ये यहाँ से निकलती है, हरी के बैराज से निकलती है। ये सतलज और व्यास नदी के संगम पर बनी हुई है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सतलज व व्यास नदी दोनों के संगम से निकलती है और वो जो क्षेत्र कहलाता है हरी के बांध कहलाता है। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है, तो हरी के बांध से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का समाप्ति स्थल पूछा जाए तो ये गडरा रोड है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी का समाप्ति जो स्थल है ये गडरा रोड है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई पूछी जाए तो ये 649 किलोमीटर है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट 649 किलोमीटर। इसी के साथ बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब किया गया, तो 31 मार्च 1958 को किया गया। और इसका नामकरण इंदिरा गांधी कब किया गया, तो 1984 ईस्वी में किया गया, 31 मार्च 1958। और इसकी कुल लंबाई हमने देखा 649 किलोमीटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सभी क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, अगर आप भली भांति किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में कितनी लंबी फीडर नहर का निर्माण किया गया, तो 204 किलोमीटर फीडर नहर का प्रथम चरण में निर्माण किया गया। राजस्थान के नहर के प्रथम चरण 189 किलोमीटर भाग कब बनकर पूरा हुआ, तो राजस्थान नहर का जो प्रथम चरण है 189 किलोमीटर और हमने दूसरा जो चरण देखा ये 204 किलोमीटर, ये 1975 में बनकर संपन्न हुआ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, तो 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। गंग नहर किस नदी से निकाली गई है, तो सतलज नदी से निकाली गई है गंग नहर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। गंग नहर पंजाब में बहने के बाद बीकानेर मंडल
में प्रवेश करती है तो मक्खन जो क्षेत्र है, खक्खन जो क्षेत्र है, इसके बाद ये बीकानेर मंडल में प्रवेश करती है। पंजाब और पंजाब के बाद गंगानगर में बहने के बाद संपूर्ण गंगानगर को एक फीडर चैनल द्वारा बीकानेर नहर से जोड़ा गया। इस फीडर चैनल का उद्गम स्थल है तो हुसैनीवाला बैराज जो है ये इस फीडर नहर का पूछा जाए तो उद्गम स्थल है। चंबल नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल नदी घाटी जो परियोजना है। गांधी सागर बांध का निर्माण कब शुरू हुआ? तो गांधी सागर बांध का निर्माण जो पूछा जाए तो 1953 में शुरू हुआ। काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। इसी के साथ बात करें कि जवाहर सागर बांध का निर्माण कब हुआ, कहाँ हुआ? तो जवाहर सागर बांध का निर्माण बूंदी में 1962 में हुआ। कोटा और बूंदी की सीमा पर है जवाहर सागर बांध। चंबल नदी घाटी परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता पूछी जाए तो 390 लाख है। किसकी? चंबल घाटी परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता। भांगड़ा बांध की ऊंचाई कुतुब मीनार से कितनी गुना ज्यादा है? तो 3 गुना ज्यादा है और कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो लगाइए मोस्ट इंपोर्टेंट कि कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा है भांगड़ा परियोजना। और व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसी के साथ बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई बजाज सागर परियोजना जो है ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है माई बजाज सागर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है कि राजस्थान में सबसे कम दूरी तक बहने वाली वह कौन सी नदी है जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है? तो जो साबरमती जो नदी है ये अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ बात करिए तो राजस्थान की कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई में अभाव में खेती नहीं हो पाती है? तो 43.5% जो क्षेत्र है ये सिंचाई के अभाव से यहाँ पर खेती नहीं हो पाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। इसी के साथ बात करें दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलवायु है तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है राजस्थान की। अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है तो पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस प्रकार के क्वेश्चन विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आजकल के पैटर्न में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है तो अरावली के दोनों तरफ पाई जाती है भूरी मिट्टी। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितने भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान के कुल क्षेत्र पर भूभाग पूछा जाए दोस्तों तो ये पाए जाते हैं 9.56% क्षेत्र पर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो गेप सागर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो जो गेप सागर जो स्थित है परियोजना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि डूंगरपुर में स्थित है। इसी के साथ राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो मौसम विभाग की जो वेधशाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट जयपुर में स्थित है दोस्तों। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान में शुष्क स्थान फ्लोदी किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान पूछा जाए तो वो फ्लोदी है। और फ्लोदी पूछा जाए दोस्तों जो कि जोधपुर में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। माह जून में सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो जून माह में पूछा जाए कि सूर्य किस क्षेत्र में लंबवत चमकता है तो वो बांसवाड़ा में चमकता है। चंबल नदी भैंसरोडगढ़ के समीप प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो वो चंबल नदी का जो भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है जिसे हम चूलिया जलप्रपात कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट। सांबर झील में समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है? तो सांबर झील है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई पूछी जाए तो 360 मीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन लगा सकते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है 360 मीटर। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है पुष्कर झील को। कोलायत झील किस जिले में स्थित है? तो कोलायत जो झील है जिला पूछा जाए तो ये बीकानेर जिले में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। इसी के साथ बात करें कि सांबर झील कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है? तो सांबर झील जो है ये 234 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। इसी के साथ बात करें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ढेबर झील है, ढेबर झील का निर्माण किस महाराजा ने करवाया? तो महाराजा जय सिंह ने निर्माण करवाया। किस झील का? ढेबर झील का। और इस झील को किस नाम से जाना जाता है? तो इस झील को जाना जाता है राजसमंद के नाम से।
ये इसका अन्य नाम है ढेबर झील, और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया दोस्तों, जो कि उदयपुर में स्थित है। जैसमंद झील सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा टापू पूछा जाए तो भांगड़ा है, और सबसे छोटा टापू पूछा जाए दोस्तों तो वो प्यारी है। यानी ये जो जैसमंद झील है इस पर बने हुए हैं 7 टापू। 7 टापुओं की बात करिए तो मान लीजिए ये जैसमंद झील है और इस पर एक गांव भी बसा हुआ है झील के बीच में, और इस गांव के बारे में साथ साथ बात करें तो यहाँ पर जो 7 टापू बने हुए हैं उनमें सबसे बड़ा टापू पूछा जाए तो वो प्यारी है, भांगड़ा है, और सबसे छोटा टापू पूछा जाए तो वो है प्यारी। इसी के साथ बात करें दोस्तों कि राजसमंद झील की भाग को क्या कहा जाता है? तो राजसमंद जो झील है, मान लीजिए ये राजसमंद झील है और इस झील की जो पाल है, पाल यानी जो किनारा है, इसको कहा जाता है नौ चौकी। नौ चौकी की पाल पर बनी हुई है कौन सी? राज प्रशस्ति, जो कि इस काले संगमरमर से 25 शिलाओं लेखाओं पर उत्कीर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ बात करें तो पिछला झील का निर्माण किसने करवाया? एक बंजारे ने करवाया। और स्वरूप सागर को ठीक किस शासक ने करवाया? तो राजा उदय सिंह ने स्वरूप सागर जो झील है इसको ठीक करवाया, यानी इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसी के साथ बात करें दोस्तों कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी हो सकता है अगले आने वाले जो भी एग्जाम। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया? और ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो कि गोमती नदी से जो जल है इसको रोककर बनाया गया है। जैसलमेर में स्थित भुज झील कौन सी है? भुज झील इसे कहा जाता है भुज झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया? तो कांकने जो नदी है राजस्थान की अंतः प्रवाहित क्षेत्र की सबसे छोटी जो नदी है कांकने नदी, और इस क्षेत्र की जो जल है इसको रोककर भुज झील का निर्माण करवाया गया। और भुज झील के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। बनास नदी का उद्गम स्थल है तो खमनोर की पहाड़ियाँ, यानी बै से ख बन गया और खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। इसी के साथ बात करें तो कांतली नदी का उद्गम स्थल है कै से बन गया ख, यानी खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं, खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सिक्कर में, यहाँ से निकलती है कांतली नदी। और बेडस नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो ये बन गया बेगो, यानी जो गोगुंदा है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बेडस नदी, जिसे कहा जाता है आयड़ नदी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट, लूनी नदी का जल किस सागर में गिरता है? तो अरब सागर में गिरता है। आयड़ नदी वर्तमान में क्या नाम है? तो आयड़ नदी को कहा जाता है बेडस नदी। और आयड़ नदी का उदय सागर झील में गिरने के पश्चात इसे कहा जाता है बेडस नदी। ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो खारी एवं लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो पश्चिमी भागों में रेतीली बालू मिट्टी मिलती है। मृदा की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है? तो गोबर व हरी खाद प्रयुक्त की जाती है। राजस्थान की कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो मध्यम काली मिट्टी जो है ये राजस्थान में कपास के लिए उपयुक्त मानी गई है। पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? तो मूंगफली की जो फसल है ये सर्वाधिक पीली जो मिट्टी होती है पीली मिट्टी के क्षेत्र में बोई जाती है। भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? और ये कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। मिट्टी उर्वरता के आधार पर भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टी के वर्गीकरण को ये आधार लिया है। इसी के साथ राजस्थान में लेटेराइट मिट्टियां पाई जाती है तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा का ही एक तहसील है, इस क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है तो वो जलोढ़ मिट्टी है। इसी के साथ बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में मिट्टियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा किस में मिट्टी में पाई जाती है? तो मध्यम काली जो मिट्टी है जो कि कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है तो उसमें पाई जाती है नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा। भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो फास्फेट की अधिकता होती है भूरी रेतीली मिट्टी में। मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी है तो चंबल जो नदी है ये मिट्टी अपरदन को प्रोत्साहित करने वाली नदी है। इसी के साथ दोस्तों आदिवासियों द्वारा वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार कृषि योग्य बनाया जाता है? तो वालरा जो कहलाता है। तो आदिवासी जो लोग होते हैं जो वनों को काटकर भूमि को कृषि करने के लिए उपयुक्त में लेते हैं तो वो कहलाती है वालरा कृषि। कौन सी कृषि दोस्तों? वालरा कृषि। और इसी के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जो खेती होती है उसे जूमिंग कृषि कहते हैं।
दोमट मिट्टी लाल रंग दिखाई देता है क्योंकि लोहे एवं कणों के सम्मिश्रण के कारण दोमट जो मिट्टी होती है इसका रंग लाल दिखाई देता है। वह मिट्टी जिसमें चूने, नाइट्रेट व ह्यूमस की कमी होती है, तो लेटराइट जो मिट्टी होती है इसमें चूने, नाइट्रेट और ह्यूमस की कमी होती है। जल में किसकी अधिकता में क्षार, मिट्टी की क्षारीयता होती है, तो सोडियम की अधिकता जब होती है यानी Na जिसका प्रतीक होता है, इसकी अधिकता से जो मिट्टी होती है ये क्षारीय हो जाती है। लवणता व क्षारीयता की समस्या के निराकरण हेतु उपयोग किया जाता है, तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है जिसमें 46% यानी इसमें 46% क्या होता है दोस्तों, वो होता है नाइट्रोजन। राजस्थान के किस जिले में काली मिट्टी पाई जाती है, तो बांसवाड़ा जो है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। गैर कृषि कार्यों के उपयोग में आने वाली भूमि सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले में है, तो ये बीकानेर जिले में है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, गैर कृषि कार्यों के उपयोग में आने वाली भूमि तो ये बीकानेर में। राजस्थान में बंजर एवं अकृषि युक्त भूमि सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले में है, तो बंजर एवं अकृषि युक्त सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ये उदयपुर नहीं, यहाँ पर कीजिए आप जैसलमेर, राइट आंसर होगा जैसलमेर में। इसी के साथ बात करें दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्षेत्र सबसे अधिक किस जिले में है, तो बाड़मेर में है। राजस्थान में सबसे अधिक बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक किस जिले में है, तो ये गंगानगर जिले में है। इसी के साथ दोस्तों बात करें नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, ये भी हो सकता है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है, तो कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान के किस जिले में कच्छारी मिट्टी पाई जाती है, तो धौलपुर, अलवर और करौली का जो क्षेत्र है। राजस्थान के किस जिले में वायु द्वारा अपरदन सर्वाधिक होता है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है इसमें वायु द्वारा अपरदन मिट्टियों का सर्वाधिक होता है। राजस्थान के किस जिले में रेतीली मिट्टी का विस्तार नहीं है, तो रेतीली मिट्टी का विस्तार नहीं है तो वो जिला है कोटा जिला दोस्तों। राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो लाल दोमट मिट्टी है दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में भूमि अपरदन नालीदार अपरदन श्रेणी में नहीं आता है, तो नालीदार जो अपरदन होता है वो जैसलमेर में नहीं होता दोस्तों। कपास की मिट्टी क्या कहलाती है, तो कपास की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी कहलाती है। और हाड़ौती के पठार की मिट्टी है तो ये मध्यम काली मिट्टी है जो कि हाड़ौती के पठार की मिट्टी है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किस क्षेत्र में है, तो बनास का जो प्रवाह क्षेत्र है इस क्षेत्र में भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र है। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगला हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेंगे कि पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार के क्वेश्चन। इसी के साथ बात करें दोस्तों कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, जसनाती संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है। तो ये जो सीरीज है 100 प्रश्नों की, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जो PTET का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो राजस्थान से रिलेटिव जीके पूछा गया है, क्या वो उसका वीडियो अपलोड करना है। अगर आप चाहते हैं कि उसका वीडियो अपलोड करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वीडियो की PDF के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में